इस गहरी छानबीन में आज हमारा विषय कुछ ऐसा है जो मतलब सीधे तौर पर इंसानी फितरत और मनोविज्ञान के सबसे पेचीदा हिस्सों में से एक से जुड़ा है। बिल्कुल। आज हम पैट्रिक किंग की बेहद चर्चित पुस्तक रीड पीपल लाइक अ बुक के इर्द गिर्द चर्चा कर रहे हैं और हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि झूठ पकड़ने की मनोवैज्ञानिक और संवादात्मक रणनीतियां वास्तव में कैसे काम करती हैं। देखा जाए तो समाज में ये धारणा बहुत गहराई तक बैठी हुई है कि अगर कोई बात करते समय अपनी आंखें चुरा रहा है, हाँ। या इधर उधर देख रहा है या फिर हकला रहा है तो वो पक्का झूठ बोल रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इन छोटे मोटे शारीरिक संकेतों को देखकर किसी को भी रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। लेकिन जब विज्ञान और मनोविज्ञान के चश्मे से इन धारणाओं को परखा जाता है तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आती है। एकदम अलग कहानी। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो शायद सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रही है। अगर हम मनोवैज्ञानिक अध्ययनों और पैट्रिक किंग के विश्लेषण की बात करें तो वैज्ञानिक आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आम इंसान तो क्या बल्कि पेशेवर लोग जैसे कि जज, पुलिस अधिकारी या मनोवैज्ञानिक भी झूठ पकड़ने में बहुत ही खराब होते हैं। सच में? मतलब पेशेवर लोग भी? हाँ, ये सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन डेटा यही सच्चाई बयां करता है। 20,000 लोगों पर किए गए एक बड़े परीक्षण में केवल 50 लोग ही ऐसे पाए गए जो 80% से अधिक बार झूठ को सही पहचान सकते थे। बाप रे, 20,000 में से सिर्फ 50? जी, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी वो जो गट फीलिंग होती है या अंतर्ज्ञान जिस पर हम इतना भरोसा करते हैं वो अक्सर हमें धोखा दे जाता है। ज्यादातर समय हम महज एक तुक्का लगा रहे होते हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। ऐसा क्यों है कि इंसान जो कि इतना विश्लेषणात्मक और बुद्धिमान प्राणी है वो झूठ पकड़ने के मामले में इतना कच्चा है? क्या हमारे दिमाग की बनावट में ही कोई ऐसी बात है जो हमें सच और झूठ के बीच का अंतर देखने से रोकती है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण हमारी अपनी मनोवैज्ञानिक कमजोरियां और सोचने के तरीके हैं जिनमें कन्फर्मेशन बायस यानी पुष्टिकरण पूर्वाग्रह सबसे प्रमुख है। जो हम पहले से मानते हैं। बिल्कुल। हम अक्सर वही देखना या सुनना चाहते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विश्वासों को सही साबित करता हो। मान लीजिए, अगर हमें पहले से ही किसी पर शक है तो हम उसकी हर सामान्य घबराहट को भी उसके झूठ का सबूत मान बैठेंगे। ये तो है। और इसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि इंसान बुनियादी तौर पर यह मानकर चलता है कि दुनिया के ज्यादातर लोग ईमानदार हैं। इसे मनोविज्ञान में डिफॉल्ट टू ट्रूथ कहा जाता है। डिफॉल्ट टू ट्रूथ? हाँ, हमारा सामाजिक ढांचा इसी भरोसे पे टिका है। हम अक्सर किसी एक संकेत पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे कि किसी ने नजरें मिलाकर बात नहीं की तो हमने मान लिया कि वो झूठा है। हम इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं कि वो व्यक्ति शायद सिर्फ सामाजिक तौर पर असहज हो, या शायद उसे कोई और चिंता सता रही हो। और यही वो जगह है जहां पुराने मिथकों को तोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए वो शिफ्टी आईज वाला मिथक, या बात करते हुए ऊपर दाईं ओर देखने वाला पुराना मिथक। अरे हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। कई पुरानी किताबों में यहां तक कहा गया है कि अगर कोई ऊपर और दाईं ओर देख रहा है तो इसका मतलब है कि उसके दिमाग का रचनात्मक हिस्सा सक्रिय है और वो झूठ गढ़ रहा है। लेकिन पैट्रिक किंग की किताब इस बात को पूरी तरह से खारिज करती है। बिल्कुल खारिज करती है। सिर्फ इसलिए कि कोई ऊपर देख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। हो सकता है कि वो किसी पुरानी याद को ताज़ा करने की कोशिश कर रहा हो, या सच में छत पर कोई मकड़ी या अजीब सी चीज हो जिसने उसका ध्यान खींच लिया हो। हाँ, हम किसी एक शारीरिक संकेत को यूनिवर्सल नियम नहीं मान सकते। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि अगर हम किसी के सामान्य व्यवहार को नहीं जानते हैं तो उसके झूठ को पकड़ना लगभग नामुमकिन है। सामान्य व्यवहार यानी बेसलाइन? बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे बिहेवियरल बेसलाइन या व्यवहार की आधार रेखा कहा जाता है। बेसलाइन का मतलब है कि कोई व्यक्ति सामान्य तनाव मुक्त स्थिति में कैसे बातचीत करता है। हमें ये देखना होता है कि जब वो व्यक्ति अपनी कॉफी ऑर्डर कर रहा होता है या बस मौसम के बारे में बात कर रहा होता है, तब उसके चेहरे के भाव कैसे होते हैं। मतलब जब वो एकदम रिलैक्स होता है। हाँ, क्या वो अपने हाथों का बहुत इस्तेमाल करता है, क्या वो जल्दी जल्दी बोलता है या रुक रुक कर। अगर किसी व्यक्ति की सामान्य आदत ही बात करते हुए अपने हाथ मलने या नजरें चुराने की है और हम उसे पहली बार किसी गंभीर चर्चा में देखकर सोचें कि वो झूठ बोल रहा है, तो हमारा आकलन पूरी तरह गलत होगा। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले
उस व्यक्ति का बेसलाइन स्थापित करना सबसे पहला कदम है। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं, तो हमें किसी के भी व्यवहार को एक शून्य में या अकेले नहीं देखना चाहिए। हमें पहले ये समझना होगा कि सामान्य क्या है, ताकि हम असामान्य को पहचान सकें। एकदम सही। इसी से जुड़ी एक और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा किताब में दी गई है, जिसे संदेशों का समूह या मैसेज क्लस्टर्स कहा गया है। मैसेज क्लस्टर्स। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ एक संकेत पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक ही समय में मिल रहे कई अलग अलग संकेतों के समूहों को देखना चाहिए। एक अकेला इशारा, जैसे कि नाक खुजलाना, महज एक एलर्जी हो सकता है। हाँ, मौसम खराब हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन जब कई इशारे एक साथ एक ही कहानी कह रहे हों, तो वो एक पैटर्न बन जाता है। जब हम क्लस्टर्स की बात करते हैं, तो हम वास्तव में शरीर और शब्दों के बीच के विरोधाभासों की तलाश कर रहे होते हैं। व्यक्ति के शब्दों और उसके शरीर की भाषा के बीच का टकराव झूठ को बहुत आसानी से उजागर कर देता है। कैसे? कोई उदाहरण? मान लीजिए कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं इस फैसले से बिल्कुल खुश हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसी समय उसके जबड़े भिंचे हुए हैं, वो अपने हाथ बहुत जोर से मरोड़ रहा है, सांसें तेज चल रही हैं। हाँ, और उसके पैर दरवाजे की तरफ मुड़े हुए हैं, जैसे वो भागना चाहता हो। शब्द कह रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन शरीर का जो लिम्बिक सिस्टम है, यानी मस्तिष्क का वह हिस्सा जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, वो चीख चीख कर तनाव के संकेत दे रहा है। और शब्दों के बीच का अंतर कैसे पकड़ना है? तो सवाल उठता है कि इसे असल जिंदगी में कैसे लागू करें। मतलब बिना किसी पर हावी हुए या माहौल को पुलिस की पूछताछ जैसा बनाए बिना ये सब कैसे किया जाए? हम हर किसी के सामने एक जासूस की तरह तो पेश नहीं आ सकते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही वो गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। उन्हें लगता है कि आक्रामक होने से सच बाहर आ जाएगा, लेकिन असल में झूठ पकड़ना कोई एक तरफा निरीक्षण नहीं है। ये पूरी तरह से एक संवादात्मक कौशल है। संवादात्मक कौशल मतलब बातचीत की कला। हाँ, सामने वाले को बोलने का मौका देना सबसे बड़ी और प्रभावी रणनीति है। जब सवाल पूछने वाला व्यक्ति शांत रहता है और दूसरे को ज्यादा बोलने देता है, तो वो अनजाने में उन्हें गलतियां करने का दायरा दे रहा होता है। पैट्रिक किंग यहाँ कहते हैं कि जो लोग झूठ की रिहर्सल करके आते हैं, उनकी कहानी में एक अजीब सी पूर्णता होती है। पूर्णता मतलब वो एकदम परफेक्ट होती है। जी, रिहर्स्ड यानी पहले से रटे हुए झूठ, और स्पॉन्टेनियस यानी अचानक बोले गए झूठ के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। जो लोग पूरी तैयारी के साथ आते हैं, वे अक्सर एक ही बार में बिना रुके एकदम सही क्रम में सारी जानकारी उगल देते हैं। और शायद यही पूर्णता उनके झूठ की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। क्योंकि अगर हम ध्यान दें, जब इंसान किसी सच्ची घटना को याद करता है, तो उसकी यादें एक सीधी रेखा में नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। हम स्वाभाविक रूप से कुछ चीजें भूलते हैं, रुकते हैं, आगे पीछे जाते हैं। जैसे हम कहते हैं, अरे नहीं, मैंने पहले उसे कॉल नहीं किया था, पहले मैंने अपनी चाबियां उठाई थी। हाँ, सच्ची यादें थोड़ी बिखरी हुई होती हैं। लेकिन रटा हुआ झूठ एक स्क्रिप्ट की तरह होता है। और दूसरी तरफ जो स्पॉन्टेनियस झूठ बोलते हैं, यानी जिनसे अचानक कोई सवाल पूछ लिया जाए और उन्हें उसी वक्त झूठ गढ़ना पड़े, वे अक्सर लड़खड़ा जाते हैं। और इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए अप्रत्याशित सवाल यानी सरप्राइज सवालों की रणनीति पर जोर दिया गया है। जब कोई व्यक्ति झूठ की योजना बनाता है, तो वो एक स्क्रिप्ट तैयार करता है, लेकिन वो स्क्रिप्ट केवल उन सवालों के लिए होती है जिनकी उसे उम्मीद होती है, जो उसने पहले से सोच रखे होते हैं। हाँ, लेकिन जब बातचीत के बीच में अचानक कोई ऐसा सवाल आ जाता है जो स्क्रिप्ट से बाहर का है, तो झूठे व्यक्ति का दिमाग एक पल के लिए पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब इस नई जानकारी को अपनी पुरानी झूठी कहानी के साथ कैसे जोड़ें। इस बात को स्पष्ट करने के लिए किताब में ऑफिस लंच चोर का जो उदाहरण दिया गया है, वो बहुत ही सटीक है। अरे हाँ, वो लंच वाला उदाहरण बहुत बढ़िया है। मान लीजिए ऑफिस के फ्रिज से किसी का लंच गायब हो गया है। अगर किसी सहकर्मी से सीधे पूछा जाए कि क्या तुमने मेरा लंच खाया, जो कि एक सीधा हाँ या ना का सवाल है, तो जिसने लंच चुराया होगा वो कभी सीधा जवाब नहीं देगा, वो रक्षात्मक हो जाएगा, वो टाल मटोल करेगा। बिल्कुल, वो सवाल का जवाब सवाल से देगा या फिर अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा होने का नाटक करेगा। वो कह सकता है, क्या तुम मुझे चोर समझ रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगा। और ये गुस्सा वास्तव में दिमाग को सोचने के लिए कुछ अतिरिक्त सेकंड देने की एक चाल होती है। एक सच्चा इंसान जिसने लंच नहीं खाया है, वो तुरंत और सीधे शब्दों में कहेगा, नहीं, मैंने नहीं देखा। एकदम सीधा जवाब। और ये जो सोचने के लिए समय लेने की प्रक्रिया है, ये हमें सीधे हमारी अगली और शायद सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा तक ले जाती है, जो कि कॉग्निटिव लोड है। कॉग्निटिव लोड यानी दिमागी दबाव।
मुझे लगता है ये झूठ पकड़ने के विज्ञान का सबसे गहरा हिस्सा है। बिल्कुल है। आसान भाषा में समझें तो झूठ बोलते वक्त दिमाग पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। सच बोलने में दिमाग को कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस जो याद है उसे बताना होता है। लेकिन झूठ बोलने के लिए दिमाग को एक ही समय में कई काम करने पड़ते हैं। एक नई कहानी बनानी पड़ती है। हाँ, और ये याद रखना पड़ता है कि पहले क्या कहा था ताकि विरोधाभास ना हो। साथ ही ये भी जांचना पड़ता है कि कहानी सामने वाले को विश्वसनीय लग रही है या नहीं। और अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को भी कंट्रोल करना पड़ता है। जी, ये एक साथ कई भारी सॉफ्टवेयर चलाने वाले कंप्यूटर की तरह है। ये तो एकदम आंखें खोलने वाली बात है। मतलब दिमाग एक ही समय में इतने सारे मोर्चों पर लड़ रहा होता है कि वो ओवरलोड हो जाता है। तो अगर हम बातचीत के दौरान इस कॉग्निटिव लोड को और बढ़ा दें तो झूठा व्यक्ति उस दबाव को संभाल नहीं पाएगा। हम इस मानसिक भार को बढ़ाने के लिए और क्या तरीके अपना सकते हैं? कॉग्निटिव लोड बढ़ाने के कई मनोवैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है कहानी को उल्टे क्रम में सुनाने के लिए कहना। उल्टे क्रम में? हाँ, एक रटी हुई कहानी को शुरू से अंत तक सुनाना आसान है, लेकिन अगर किसी से कहा जाए कि ठीक है, तो जब तुम घर पहुंचे उससे ठीक पहले क्या हुआ था और उससे पहले, तो झूठे व्यक्ति का दिमाग जवाब दे जाता है। कमाल का तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका ये है कि जानबूझकर उनकी कहानी में कोई गलत तथ्य जोड़ दिया जाए। उदाहरण के लिए, अगर वे बता रहे हैं कि वे कल रात किसी खास रेस्टोरेंट में थे, तो बीच में बस यूं ही कहा जा सकता है, अच्छा, तो तुमने बताया कि वहां कल रात बहुत भीड़ थी और लाइन लगानी पड़ी है ना? जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। बिल्कुल। अगर वे झूठ बोल रहे हैं और उनका दिमाग पहले ही ओवरलोडेड है, तो वे अक्सर इस नई जानकारी का विश्लेषण नहीं कर पाते और बस सहमति में सिर हिला देते हैं। एक और बहुत ही असरदार तरीका है उनसे उनकी भावनाओं के बारे में पूछना। हाँ, भावनाओं वाला हिस्सा मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा था। जब दिमाग तथ्यों को गढ़ने और खुद को बचाने में इतना व्यस्त होता है, तो वो अक्सर कहानी में भावनाओं को शामिल करना भूल जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत ये है कि झूठे व्यक्ति की आवाज सपाट या भावहीन हो सकती है। वो घटना तो बता देगा, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि उस वक्त उसे कैसा महसूस हो रहा था। और चूंकि दिमाग का पूरा फोकस कहानी को संभालने में लगा है, वो शरीर की गतिविधियों पर से अपना नियंत्रण खो देता है। यहीं से शारीरिक बेचैनी लीक होने लगती है। और इसी शारीरिक रिसाव या लीकेज को हमें पकड़ना होता है। चूंकि झूठ बोलना एक तनावपूर्ण गतिविधि है, शरीर स्वाभाविक रूप से उत्तेजना का अनुभव करता है। इसके परिणाम स्वरूप आंखें सामान्य से ज्यादा झपकने लगती हैं, क्योंकि दिमाग जानकारी प्रोसेस करने में संघर्ष कर रहा है। हाँ, आंखों की पुतलियां फैल सकती हैं, व्यक्ति बार बार थूक निगल सकता है क्योंकि तनाव से मुंह सूखने लगता है। वे अनजाने में खुद को शांत करने वाले काम करने लगते हैं, जिन्हें पैसिफाइंग बिहेवियर कहा जाता है। जैसे अपनी गर्दन सहलाना, या चेहरे को बार बार छूना, या अपने कपड़ों की सिलवटें ठीक करना। ये सब इसलिए होता है क्योंकि कॉग्निटिव लोड इतना अधिक होता है कि शरीर तनाव छिपा नहीं पाता। लेकिन इन सब सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने के लिए हमें बहुत तेज और चौकन्ना होना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम आराम से बैठकर ये सब देख लेंगे। यहीं पर थिन स्लाइसिंग की अवधारणा काम आती है। थिन स्लाइसिंग? हाँ, थिन स्लाइसिंग का मतलब है बहुत ही कम जानकारी या छोटे डेटा यानी व्यवहार के पतले स्लाइस के आधार पर तुरंत एक निर्णय निकालना। कई बार हमारा अंतर्मन हमें बता देता है कि बातचीत में कुछ तो गड़बड़ है, भले ही हम तुरंत उंगली न रख सकें कि वो क्या है। ये हमारा अवचेतन मन होता है जो उन छोटे छोटे विरोधाभासों को पकड़ लेता है। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग बहुत ही शक्तिशाली है। हमारा दिमाग पैटर्न पहचानने में माहिर है, लेकिन केवल अंतर्ज्ञान पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमारे अपने पूर्वाग्रह भी तो होते हैं। बिल्कुल। इसलिए इस थिन स्लाइसिंग को सक्रिय पूछताछ के साथ मिलाना बहुत जरूरी है। जब आपका अंतर्ज्ञान कहे कि कुछ गलत है, तो तुरंत उस व्यक्ति को झूठा मान लेने के बजाय सक्रिय और सोची समझी पूछताछ शुरू करनी चाहिए। और ये सक्रिय पूछताछ सीधे सवाल पूछने के बारे में बिल्कुल नहीं है। अगर किसी से सीधे पूछा जाए कि क्या आप एक ईमानदार इंसान हैं, तो दुनिया का हर व्यक्ति यही कहेगा कि वो ईमानदार है। जाहिर सी बात है। इसके बजाय हमें घुमावदार या अप्रत्यक्ष सवाल पूछने चाहिए। किताब में इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं, जैसे किसी से पूछना, अगर आपकी लॉटरी लग जाए तो आप उस पैसे का क्या करेंगे?
या आप किस तरह की चीजों पर पैसा खर्च करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? सुनने में कितने सामान्य सवाल लगते हैं ये। हाँ, बहुत ही गैर खतरनाक, लेकिन ये सीधे तौर पर व्यक्ति के असली मूल्यों और उनके दुनिया को देखने के नजरिए को सामने ले आते हैं। बिल्कुल। ये अप्रत्यक्ष सवाल व्यक्ति को उनके बचाव की मुद्रा से बाहर ले आते हैं। जब लोग इन काल्पनिक परिदृश्यों का जवाब देते हैं तो उनका दिमाग रटी हुई स्क्रिप्ट से हटकर स्वाभाविक रूप से सोचने लगता है। वो अपना असली रूप दिखा देते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि लॉटरी जीतने पर वो सब कुछ खुद पर खर्च करेगा और किसी को नहीं बताएगा, तो ये उसके चरित्र के बारे में एक अलग कहानी कहता है। इससे हम उनके व्यवहार की एक स्पष्ट तस्वीर बना सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ रखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि झूठ पकड़ने का विज्ञान उतना सीधा नहीं है जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। बिल्कुल नहीं। हमें उन पुराने शिफ्टी आइज वाले मिथकों को पीछे छोड़ना होगा। हमें बातचीत के दौरान व्यक्ति के कॉग्निटिव लोड पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मैसेज क्लस्टर्स में विरोधाभासों की तलाश करनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले एक स्पष्ट बेसलाइन स्थापित करनी चाहिए। और उन्हें बोलने का मौका देना, अप्रत्याशित सवालों का उपयोग करना, ये सब जाल को तोड़ने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। और इन सब से ऊपर ये याद रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ज्ञान तभी वास्तव में मूल्यवान होता है जब उसे सही परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाए। सही बात है। इस पूरी जानकारी का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम सब पैरानॉइड हो जाएं और अपने दोस्तों या परिवार को हर समय शक की नज़र से देखने लगें। इसका असली उद्देश्य हमें दैनिक जीवन में हेरफेर या मैनिपुलेशन से बचाना है। जब कोई जानबूझकर हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा हो, तब हम इन उपकरणों का इस्तेमाल करके समय रहते उस धोखे को पहचान सकें। बिल्कुल, ये खुद को सुरक्षित रखने के बारे में है। और इस पूरी गहरी चर्चा के बाद एक ऐसा विचार है जो इस विषय से ही उभरता है, लेकिन हमें एक पूरी नई दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। जरा इस पर विचार करें कि अगर इंसानी दिमाग मुख्य रूप से सामाजिक शांति, तालमेल और एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए ही विकसित हुआ है, तो क्या हमारा इतनी आसानी से झूठ ना पकड़ पाना वास्तव में हमारी कोई कमजोरी है, या फिर ये एक ऐसा एवोल्यूशनरी एडवांटेज यानी विकासवादी लाभ है जो समाज को बिखरने से बचाता है? ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। सोचिए ना, अगर हम हर किसी का हर एक छोटा मोटा सफेद झूठ तुरंत पकड़ लें, अगर हमें पता चल जाए कि लोग वास्तव में हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो क्या कोई भी रिश्ता या सामाजिक ढांचा टिक पाएगा? शायद प्रकृति ने हमें झूठ पकड़ने में इसलिए थोड़ा कमजोर बनाया है ताकि हम शांति से एक साथ रह सकें। ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान के स्वभाव पर खुद गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। ये वास्तव में एक बहुत ही गहरा पहलू है। कभी-कभी अज्ञानता सच में एक वरदान हो सकती है जो हमारे समाज को सुचारू रूप से चलायमान रखती है।